अगर आप भी 20 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न 10 पूछा जाता है, जिनमें से 5 का जवाब देना है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाला प्रश्न आप लोग को हिंदी में 2 पूछा जाता है, जिनमें से 1 का जवाब देना है। तो हम अभी के इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों कराने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। अगर इस क्लास को आप लोग कर लेते हो अंत तक तो 15 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। इतना लिखिएगा, आसानी से 2 में 2 अंक मिल जाएगा। उसका नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताना है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो, बहुत ही सिंपल उत्तर है। इसका उत्तर है कि धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की स्थलीय भी हैं। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमित कर रहते हैं। मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन आएगा जो 2 अंक में पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 बनाना है, और 5 बनाइएगा सही तो 10 अंक दिया जाएगा। तो 10 में से 5 आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी का जो 2 अंक में पूछा जाता है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि अम्बेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। अम्बेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। अम्बेडकर जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने का इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बरयू की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून काटता है। यानी जो नाखून का बढ़ना होता है वह बब्बरयू की निशानी है, इसलिए नहीं चाहता है कि बब्बरयू की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका उत्तर है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो इसका उत्तर है कि डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहली तो यह कि उसमें आसपास की नदियों के कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। इनके परदादा उस्ताद सलाम हुसैन यहीं के
के थे और इनके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो इसका उत्तर है कि परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और बनता है बरसने के लिए, बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से तप्त धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत माता अपने ही घर से प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर से प्रवासिनी क्यों बनी है, तो इसका उत्तर है प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है, वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जहाँ वहाँ के मूल निवासियों के होते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। परतंत्र काल में यहाँ के लोगों के अधिकार भी छीन गए। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। इस प्रकार भारत माता अपने देश में ही प्रवासिनी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका उत्तर है कि कहते हैं राहु जैसे दृष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, क्रांति कम हो जाती है। चूँकि भारत माता प्रार्थनी विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ती रहती हैं, अतः इसकी हंसी पर भी ग्रहण लगता है। इस कारण इसका ह्रास भी राहु ग्रह स्थित दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी। कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसका उत्तर है कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में, रहन दहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशियों जैसा हो गया है। घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में संभाषण करने पर गर्व का बोध होता है। लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों, तो इसका उत्तर है कि कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र में प्रजा ही जनता ही है, सब कुछ होती हैं, वहाँ राजा होती हैं, उसी के नाम पर उसके हित के लिए उसके द्वारा अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा की राजा जनतंत्र का देवता है। और चूंकि प्रजा किसान और मजदूर, अतः कवि कहता है कि जनतंत्र के देवता राजप्रासादों मंदिरों में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, तो इसका उत्तर है हिरोशिमा में मानव निर्मित अणु बम के चलते भीषण नरसंहार हुआ और बहुत से लोग तो वाष्प बन गए, उनका आता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे उताप में स्वाहा हो गए, उसमें से कुछ ही छायाएं झुलसे पत्थरों से दीवारों और सड़कों पर उनकी राखी के रूप में, या कहिए कि सहंकारक प्रकृति की साखी के रूप में मौजूद है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये अथवा पूछेगा कि कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आता है और क्यों। देखिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का उत्तर यहाँ पर सेम है, यानी एक ही उत्तर है। तो इसका उत्तर है कि बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब अंग लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाता है। और यहाँ पर ड की ढेढ़ी मेढ़ी बनावट, उसमें सर्दी नहीं, यहाँ पर ड को माँ और
बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर भी वह लिखने में सफल नहीं होता है। वह अनवरत कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होता है और उसकी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं किंतु उसकी असफलता के आंसू में उसमें उसमें हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं और यह उत्साह ही सृष्टि विकास की कथा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे नींद कविता में कवि किन और क्यों जिक्र करता है, किनका और जिक्र करता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी काव्य रचना हमारी नींद में अनेक अत्याचारियों का उल्लेख किया है। उसकी सृष्टि भी अत्याचारी हैं जो जीवन की वो ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं और इसके बाद कवि उन लोगों को अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उन्माद में दंगे करते कराते हैं और इनका इतना ही नहीं अपने विरोधी के घर द्वार को आग के हवाले करते हैं। फिर कवि कहता है कि सत्ता या साम्राज्य विस्तार के लिए नाना प्रकार की बमों का इस्तेमाल कर लोगों का सर्वनाश करने वाले भी अत्याचारी ही हैं। इनके अलावा कवि उन लोगों को भी अत्याचारी में शुमार करता है जो अंधविश्वासों को जन्म देते हैं और गरीबों को धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि रगम्पा कौन था और मागम्मा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था और मागम्मा से क्या चाहता था? तो इसका उत्तर है, रगम्पा मागम्मा के गांव का जुआरी था और मागम्मा से रुपये चाहता था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इनमें से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा मागम्मा के गांव का जुआरी लड़का था और मागम्मा से क्या चाहता था? तो रुपया चाहता था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो इसका उत्तर है, पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? याद रखिएगा, वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। कौन सा बीमारी हुआ था? तो बुखार। जब वल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहाँ के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस पपाती को लेकर सुबह की बस से नगर की बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गई। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बड़ा है वहीं 5 अंक में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन बड़ा है वहीं क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो इसका उत्तर है कि मजबूत कद काठी और चौकीदार हर वक्त दरवाजे पर पगड़ी बांधे, फटा पुराना जूता, अपनी पुरानी खाकी वर्दी पहने और अपने कंधे पर राइफल लिए चौकस खड़ा रहता और हर आने वाली से उसकी पहचान पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर कि मागम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि बहू को जब पता चला कि रगम्पा उसकी सास मागम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रगम्पा न ले, इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास तुझे मिठाई देती हैं, न अगर मेरे पास आया तो पीऊँगी। बस बच्चा मागम्मा के पास आकर रहने लगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है 5 अंक में पूछा जाएगा। मागम्मा भी उसे चाहती थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं बेंगलुरु चलूँगा। मागम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा बगल में बच्चा। मुसीबत हो गई। तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेंगे। मागम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मानसा पूरी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। रगम्पा कौन था और वह मगामा से क्या चाहता था। देखिए ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है, इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हो। और ये क्वेश्चन हम अभी कराए हैं पीछे, लेकिन वह 2 अंक में पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर है कि रगम्पा मगामा के गाँव का आदमी था, बड़ी शौकीन तबीयत का, कभी कभार जुआ जुआ हुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मगामा बेटे से अलग रहने लगी तो मगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपये की ज़रूरत, दे दो लौटा दूंगा। मगम्मा ने कहा कि पैसे कहाँ, तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रगम्पा ने अमराई के पीछे रोक कर बाह पकड़ ली और कहा, जरा बैठो मगम्मा, जल्दी क्या है। दरअसल रगम्पा लालची और लंपट दोनों ही था। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं, जिनमें से आप लोग को 5 अंक और 2 अंक में इसी में से क्वेश्चन आएगा। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आसानी से आप बनाकर और 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो 2 अंक में, यहाँ पर 5 अंक में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो 2 पूछा जाता है, जिनमें से आप लोग को एक बनाना है। तो एक आसानी से बन जाएगा, 5 अंक मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर निबंध, पत्र लेखन, संवाद और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी करा दिए। अभी जस्ट आप लोग का हम संवाद और पत्र लेखन और यहाँ पर निबंध सभी बता दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 क्लास ऑब्जेक्टिव का और होगा। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी दे दिया जाएगा। अगर आप लोग को नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग को SMS करना है 82 92 92 96 27। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को।